करंट अफेयर का आज एमसीक्यू करते हैं। आप लोग देखेंगे अभी प्रीलिम्स आने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीना। मोस्टली जनवरी से लोग प्रीलिम्स की तैयारी चालू कर देते हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। जिस साल आपको अपीयर करना है एग्जाम, ऑलमोस्ट मान लीजिए 15 जनवरी के बाद आप लोगों को प्रीलिम्स में लग जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे टफेस्ट जो पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 32 में से एक बच्चा निकल रहा है, मेंस में 5 में से एक बच्चा निकलता है, और इंटरव्यू में 3 में से एक बच्चा निकलता है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या हुआ? प्रीलिम्स। 32 में से एक बच्चा, है ना। और प्रीलिम्स में कट ऑफ भी हाई आते जा रहा है। इस बार जैसे लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 86 के अराउंड गया था, 87। तो इस बार लोग बोल रहे थे फिर कम जाएगा या फिर उतना ही रहेगा, लेकिन कट ऑफ गया है 92+। क्योंकि 91 92 में कुछ है मेरे फ्रेंड्स लोग जिनका कट ऑफ नहीं निकला, तो 92+ गया है डेफिनेटली, मतलब पेपर अच्छा खासा था। 92+ जा रहा है, मतलब टफ था पेपर का लेवल, है ना। तो अभी आप देखेंगे यूपीएससी 2-3 सब्जेक्ट है इसमें फोकस कर रहा है। एक तो आपका साइंस एंड टेक में सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, साइंस एंड टेक में फोकस कर रहा है, एग्रीकल्चर में, साइंस एंड टेक में, इकोनॉमी में और इन्वायरमेंट में। ये 4 जो है इस पे यूपीएससी काफी फोकस कर रहा है। मतलब ये चारों में आपका नहीं करते करते 40-45 क्वेश्चन 100 में से इसमें बन जाएंगे आपके। और बाकी का जो बचा क्वेश्चन उसमें आपका स्टैटिक पार्ट आ जाएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री और अदर मिसलेनियस, ठीक है। लेकिन ये चारों जो है आपका फोकस एरिया बन रहा है यूपीएससी का। तो हम लोग करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन लेंगे आज वो मेनली यही चारों सेक्शन से लेंगे, क्योंकि इसमें स्टैटिक ही रहेगा। हम लोग इसमें से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। सुगम्य भारत पे है पहला जो क्वेश्चन है, वो सुगम्य भारत पे है। सुगम्य भारत एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। हेलो, आप लोग क्वेश्चन को पहचानो, उसके नेचर को पहचानो। जो क्वेश्चन, जो आपका स्टेटमेंट एक दूसरा को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा ना, तो उसमें से एक ही सही होगा। वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दोनों सही नहीं हो सकता। आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए और स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़िए, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में से एक ही सही होगा। या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है दोनों में सही क्या है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को वो कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। हाँ भाई, आंसर बोलो। सेकंड इनकरेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो आंसर बोलो पिंकी, ABCD, जल्दी बताओ। समय नहीं है तो वैसे ही समय कम दिए हो मेरे को तुम लोग, जल्दी बताओ फिर आलम सर आ जाएंगे। ए वाला मिल गया, एक आंसर, एक बंदा, जल्दी जल्दी फास्ट। ए, ठीक है। और बताइए, ए वाले सब है क्या? हाँ, ए है, ठीक है। बाकी लोग
बताओ 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 बाकी लोग। चलो ठीक है, ए वाले जितने हैं उसमें से कोई एक ठोस रीजन दो कि आपने ए क्यों बोला। कोई एक कोई बोल रहा है, कोई एक आपने से बताओ कोई ठोस रीजन किसी के पास भी, जो ए बोला था। 4 लोग ने ए बोला, तो कोई एक बताओ कि इसमें से कोई रीजन दो कि आपने ए क्यों बोला। बताओ। लास्ट टाइम प्रोविजन फॉर ट्रैकिंग ऑफ रिकॉग्निशन स्टेटस, और पहला जो है उनके डिसेबल से मतलब उनके स्टेटस से उनको मतलब अगर बिना करे एक जैसा मान के ही उनको कंसीडर करा जा रहा तो एक वन और 3 एक जैसा है, और आपने बोली फर्स्ट और सेकंड में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो वो सोच के मैंने एक ओनली वन किया। ओके, तो तुम ओनली जो 1 किया उसमें तुम्हारे हिसाब से ये सही है कि ये सही है? अच्छा, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। ओके, सेम लग रहा है। अच्छा यहाँ पे तो क्वेश्चन में इनकरेक्ट बोला है, मैं तो अभी देखा। ओके ठीक है ठीक है, इनकरेक्ट के हिसाब से तुमने ए बोला, फिर तो तुम लोग और गलत हो। अगर करेक्ट होता तो आंसर ए होता, अगर वो करेक्ट होता तो आंसर ए होता। इसमें है इनकरेक्ट, गलत बताना है। और जो स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है और आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब आंसर है आपका बी। आंसर आपका बी है। देखेंगे आप लोग, जो आपका सुगम्य भारत है, सुगम भारत है आपका, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा चालू किया गया है, और इसका मेन उद्देश्य आपके जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कराना नहीं है। उनके लिए गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कराना नहीं है। सुगम्य भारत जो ऐप है, जो इनिशिएटिव है सरकार का, जो आपका सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा आया है, इसका मेन उद्देश्य यह है, जितनी भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, हॉस्पिटल हो गई, आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हो गए, इसमें दिव्यांग जनों के लिए बाथरूम फैसिलिटी है कि नहीं है, उनके लिए चलने के लिए आपके लिए रोपवे है कि नहीं है। और वो सीढ़ी से तो नहीं चल पाएंगे, उनके लिए आपको रोपवे देना पड़ेगा, है ना। बाथरूम में उनके अलग से वो दिव्यांग का एक वॉशरूम होता होगा, आप लोग देखे होंगे, वो है कि नहीं है। उनके लिए प्रॉपर क्लास में जाने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। उनके लिए एक अटेंडेंट अवेलेबल है कि नहीं, उनको एक बार हाथ से प्रेस करने के लिए, कि उनकी मदद करने के लिए। तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं किसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका ये दिखाता है, इनिशिएटिव करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। पहले में क्या बोल रहा है कि अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने हेतु एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते नहीं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये आपका जो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, ये डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट जो है ये इस मंत्रालय के अंदर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में आपका ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है आपका, और इसका काम क्या है, जितने भी बैरियर्स हैं, बैरियर्स मतलब बाधाएं हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी एक्सेसिबिलिटी का काम करना, ठीक है। और तीसरा ये जो ये स्टेटमेंट है, इसमें बोल रहा है ये कंप्लेन, अगर मान लीजिए किसी कॉलेज स्कूल में प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, तो आप सुगम्य भारत ऐप में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन करेंगे तो उसमें क्या लिखा है, एक तो आप इतना अच्छा इनिशिएटिव निकाले, और उसमें आप आजकल कोई भी चीज निकाल रहे हो उसमें ट्रैकिंग हो रही है हर चीज में। तो आप लोग इससे भी समझ सकते हैं, यहां पे एक टर्म है विदाउट एनी ट्रैकिंग। विदाउट भी बहुत एक्सट्रीम है, एनी भी बहुत एक्सट्रीम है। तो आप लोग इससे भी ये स्टेटमेंट काट सकते थे कि कोई भी सर्विसेज आए बिना ट्रैकिंग के गवर्नमेंट लाएगी ही नहीं आज की डेट में सर्विस, क्योंकि सबका लूप होल्स है, तो ट्रैकिंग जरूरी है, सिंपल सी बात है। तो विदाउट एनी ट्रैकिंग लिखा है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट सीधी सी बात है गलत है। रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ऐप के भीतर शिकायत निवारण करने का भी तंत्र है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, समाधान की स्थिति पर नजर रखने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, समाधान की स्थिति में नजर रखने का प्रावधान है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, आंसर इज बी, ओनली 2, ठीक है, समझ में। तो आप लोग आइडेंटिफाई करते तो खाली इससे भी आप निकल लिए थे। आप लोगों को ये देखिए, आप लोगों को ये पता था कि दोनों में से एक सही है,
ये आप लोगों को पता था कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दोनों में से एक सही है, मतलब आप देखेंगे एक गलत है, आपको इनकरेक्ट निकालना है, यहां से आपको मिल गया एक गलत है, और इसमें आप यहां से निकाल सकते थे विदाउट एनी प्रोविजन फॉर ट्रैकिंग। मतलब आपको जानते भी नहीं है सुगम भारत के बारे में, फिर भी आप लोग स्मार्टनेस से इससे आंसर कर सकते थे। अगर स्मार्टनेस है, कामनेस है, एग्जाम से पहले 11-11 घंटे की नींद लेना, ठीक है। क्राउड सोर्सिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आपने पैसा इकट्ठा किया और फिर उसको रेस किया। जैसे आजकल क्या होता है, अभी वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट पे, अब इंस्टाग्राम में सब लोग एक साथ लगाएंगे स्टोरी उसका, तो क्या हो गया, आपका न्यूज बहुत ज्यादा फ्लडेड हो गया, अब वो फिर इंटरनेशनल इशू बन जाएगा धीरे से। समझो बात को, क्राउड सोर्सिंग करना धीरे से, है ना। जैसे मान लो किसी को रेयर बीमारी है, रेयर कैंसर है, जो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए लगेगा उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, और उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं 3-4 करोड़ का, तो आप लोग क्राउड सोर्सिंग कर सकते हैं। मतलब सबसे 2-2 रुपए डोनेट करके, अगर थोड़ी जनता भी दे देगी 2-2 रुपए, तो उसका पैसा आ जाएगा। क्राउड सोर्सिंग बोलते हैं जिसको, समझ में। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। फर्स्ट, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। आप लोगों को डीप मैनिफेस्ट नहीं करना है यूपीएससी के बारे में, ठीक है, ठीक है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, बताइए बताइए। ये सिंपल सा है, तो पता है तो नहीं पता, फैक्चुअल है, या तो आप लोगों को पता है या फिर नहीं पता, फैक्चुअल है ये, इसमें स्मार्टनेस नहीं यूज होगा आपकी। बताइए। मैं गैस कर सकता गैस ही करो, तुम लोग गैस ही करोगे। बताओ बताओ। बी, बी वाले हैं अधिकतर लोग, बी। बी क्या क्या सोच के बी बोल रहे हो आप लोग? ये डीप 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 डीप, इसीलिए बी बोल रहे हो। हाँ, इंडियन इंडियन नेवी इन द इंडियन ओशियन रीजन, IOR, ठीक है। तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो है, आंसर इज सी। जो पाकिस्तान में जो इलीगल स्मगलिंग हो रही है, जो ट्रैफिकिंग हो रही है, और जो पाकिस्तान में जो तस्करी हो रही है, पाकिस्तान से जो गुड्स की डंपिंग हो रही है इंडिया में, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन सिंदूर के आसपास का है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, पाकिस्तान से जो व्यापार है वो बंद कर दिया था। पाकिस्तान से हम लोगों ने ट्रेड को क्या था, बैन कर दिया था। और इसमें क्या है, डिटेक्शन एंड डिसरप्शन ऑफ इलीगल ट्रेड रूट्स फॉर स्मगलिंग बैंड पाकिस्तान ओरिजिन गुड्स इनटू इंडिया। भारत ने प्रतिबंधित पाकिस्तानी मूल के सामानों की तस्करी के लिए अवैध व्यापार मार्गों का पता लगाना और उन्हें बाधित करना, यह इसका मुख्य रूप था। अब ये क्वेश्चन आ भी सकता है आप लोगों से, क्योंकि वो कल जो हादसा हुआ रेड फोर्ट पे, लाल किला में, कहीं ना कहीं उससे ये रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि जो सामान आ रहे हैं, जो स्मगल करके आर्म्स एंड एम्यूनिशन आ रहे हैं, वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एक्सरसाइज होती हैं, नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसके बारे में आप लोग देखेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, किस किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब इंडिया और पाकिस्तान क्वाड का हिस्सा है कि नहीं है? इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। क्वाड मतलब 4, क्वाड, ऑस्ट्रेलिया 4 है, ठीक है। चलो देखते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है इंडस वाटर ट्रीटी पे क्वेश्चन है आपका, इंडस वाटर ट्रीटी पे है, सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, कि भाई इतना पानी हम लोग लेंगे, इतना पानी आप लोग लेंगे, सिंपल। आप लोग नहीं पढ़े ना, आप लोग IR में पढ़ेंगे अभी, IWC। मैम पढ़ा दी ना तुम लोग, शीतल मैडम, इंडस वाटर नहीं पढ़ाई है?
इंडस ऑर्डर हर चीज में आएगा, पॉलिटी में भी पढ़ोगे तुम लोग उसको, आईआर में भी पढ़ोगे तुम लोग उसको, साइंस एंड टेक में भी पढ़ोगे उसको तुम लोग, ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे तुम लोग उसको। और ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रिलेशन के साथ है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है पाकिस्तान के रिलेशन के साथ है, इंडियस ऑर्डर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बताइए, हल्ला मत करो। सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इंडिया हैज क्लेम टू राइट द सस्पेंड ऑफ इंडस फाइटिंग पाकिस्तान बैकिंग में, ठीक है, बट द विनर कैन आल्सो प्रोवाइड फॉर द सबमिशन। स्टेटमेंट सी, तुम सी बोली, ठीक है। हाँ बाकी लोग, सब लोग सी बोल रहे हो, ऑप्शन सी। हाँ भाई रीजन बताओ सी का। देखो वियना जो कन्वेंशन है ना, ये काफी कॉमन है, तुम लोग हर जगह वियना कन्वेंशन पढ़ोगे। वियना कन्वेंशन आपका माइग्रेशन से रिलेटेड भी है, वियना कन्वेंशन आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से भी रिलेटेड है, वियना कन्वेंशन आपका लेबर कन्वेंशन से भी रिलेटेड है। तो वियना कन्वेंशन कभी भी आएगा ना तो टिक मार के आ जाना, वो सब में एप्लीकेबल हो जाता है। हाँ ऑलमोस्ट सब में होता है, अब कुछ अलग आ गया तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑलमोस्ट सब में होता है वियना कन्वेंशन, ठीक है। हाँ बताओ, तो उसमें से तुम्हारा आंसर गलत हो गया है ना। हाँ मैरीटाइम ट्रेड में भी है वियना कन्वेंशन। देखो वियना कन्वेंशन क्या है, वियना कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में। और मोस्टली जितनी अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना वो आपको ऑस्ट्रिया में मिलेंगे। तो ये सारा कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आप लोगों को मिलेगा, वियना कन्वेंशन देखने को मिलेगा कहीं पे आपको वियना ट्रीटी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वियना से रिलेटेड जितने भी आएंगे ना ऑलमोस्ट उसको आप लोग राइट लेके करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे, हाँ भाई देखिए इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, इसका आंसर ऑप्शन है, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए इंडस वाटर जो ट्रीटी है, IWT जो ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, मतलब इस ट्रीटी में बोला गया है कि एक लिमिटेड अमाउंट तक का पानी इंडिया अपने कंजम्पशन के लिए यूज करेगा और लिमिटेड अमाउंट का पानी पाकिस्तान अपने कंजम्पशन के लिए यूज करेगा। 3-3 नदी आपस में बांट दी गई है, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ है, परमानेंट इंडस कमीशन बना है, परमानेंट इंडस कमीशन बना है। अगर दोनों के बीच में, उस ट्रीटी के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी विवाद होता है तो विवाद कहां जाएगा, वो परमानेंट इंडस कमीशन में जाएगा। इसमें कुछ मेंबर पाकिस्तान के भी रहेंगे और कुछ मेंबर भारत के भी रहेंगे, ठीक है। अगर इसमें वो मैटर सॉल्व नहीं होता, पीआईसी में अगर वो मैटर सॉल्व नहीं होता तो वो मैटर कहां जाता है आपका, वो मैटर जाता है कोई भी न्यूट्रल एक्सपर्ट करता है। न्यूट्रल एक्सपर्ट मतलब भारत और पाकिस्तान ने मिलकर बोला कि चलो हम अमेरिका को इसका न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाते हैं, इस पे अमेरिका अपना डिसीजन लेगा कि अमेरिका न्यूट्रल है, ना भारत का साथ देगा ना पाकिस्तान के साथ देगा, एक अपना एक पक्ष रखेगा, ठीक है। अगर इसमें भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, इसमें भी सोल्यूशन नहीं निकलता है तो वो जाता है आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट है, उसमें जाता है। और ये जो भी मामले में जो भी अपना निष्कर्ष डालेगा वो बाध्य होगा, वो मानना पड़ेगा किसको, इंडस वाटर ट्रीटी को, उसमें ट्रीटी में मानना पड़ेगा कि भाई वो बोलेगा कि वाकई में पाकिस्तान ने ब्रीच किया है, पाकिस्तान ने ब्रीच किया है। और एज पर इंडस वाटर ट्रीटी आर्टिकल 60 वो ये बोलता है यदि पाकिस्तान उस ट्रीटी को, या फिर दोनों के देशों में वॉर चल रहा हो या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, तो कोई एक देश उस ट्रीटी का उल्लंघन कर सकता है। अगर मान लो पाकिस्तान और भारत में युद्ध चल रहा है तो भारत चाहेगा तो उस ट्रीटी का उल्लंघन कर सकता है, ऐसा वियना कन्वेंशन में आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो भारत चाहे तो उसका उल्लंघन कर सकता है, वही बता रहा है इसमें, क्या लिखा है इसमें, इंडिया हैज क्लेम द राइट टू सस्पेंड द IWT। मतलब इंडिया क्या बोल रहा है, भारत ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद को समर्थन दिए जाने का, ये क्या किया, निलंबित करने का अधिकार जताया है।
जो सिंधु जल संधि था इसको निलंबित करने का भारत अधिकार जताया। क्यों जताया है? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन दिए जाने का हवाला देते हुए, मतलब पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे अपना सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से इंडिया ने उसको ब्रीच किया, और ये बिल्कुल भी लॉ के अगेंस्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, और पहले स्टेटमेंट को दूसरा स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है कि ऐसा आपका वियना कन्वेंशन में लिखा हुआ है, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी ऑपरेशन इन रेस्पॉन्स टू मटेरियल ब्रीच बाय अनदर पार्टी। अनदर पार्टी मतलब पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ब्रीच किया तो हम लोगों ने उसका सस्पेंड किया, सिंपल सी बात है। तो मतलब अगर पाकिस्तान यहां पे पीसीए के पास भी जाएगा तो हमारे पास बोलने के लिए पॉइंट है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर में टेररिज्म फैलाने का वो किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, फास्ट। चलिए बताइए, लीची के बारे में है। हाँ भाई, लीची सबको पसंद है, तो लीची के बारे में तो पता होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। इसमें आप लोग जो जनरलाइज स्टेटमेंट है ना उसको देखेंगे पहले, जो फैक्चुअल है उसको मत देखिए, जनरलाइज स्टेटमेंट पे देखिए आप। लीची भैया आप लोगों को हिंट दे रहा हूं। हाँ बताइए, चलो हिंट दूंगा तो फिर तुम लोग बता दोगे, हिंट दूंगा तो तुम लोग आंसर बता दोगे। दिक्कत ये है, ये है दो स्टेटमेंट बहुत जनरल है, दो स्टेटमेंट बहुत जनरल है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, कभी भी गवर्नमेंट की तारीफ होती है जब स्टेटमेंट जनरल होता है तो वो करेक्ट होता है, समझे? अब इससे बड़ा हिंट क्या लोगे? गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है और जो स्टेटमेंट जनरल है वो मोस्टली सही होता है। अब तो हिंट से आंसर मिल ही गया होगा। चलिए बताइए, नहीं दिख रहा? हाँ भाई, लीची के बारे में, लीची खाते हो? सबसे ज्यादा लीची कहाँ उगती है भारत में? अरे बोलते भी तो है, लीची वाले बेचते हैं तो, अरे वहां की लीची है, वहां की लीची नहीं सुने? बता दूंगा कहाँ की लीची तो आंसर मिल जाएगा ना। नहीं तुम सुनो, लीची वाले बोलते हैं अरे वहां से लीची लाए, एकदम ताजा ताजा फ्रेश लीची है, बोलते हैं लीची। दुकानदार वाले बोलते हैं, पता नहीं लाते हैं कि नहीं, एक्चुअली वहां से, वहां की लीची बहुत मीठी होती है, और सबसे ज्यादा आउटपुट पूरे इंडिया में लीची वहीं से आता है, तो फिर आंसर मिल जाएगा। बताओ बताओ, कश्मीर में कहाँ लीची आता है? हाँ बताइए आंसर। सी, ठीक है। आप लोग, बाकी लोग? हाँ बी, हाँ बाकी लोग बी। तुम लोग क्या देखने बैठे हो सामने के 4 लोग 5 लोग? गैस करो, किसी को भी आंसर नहीं पता, रैंडम गैस करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ भाई टॉपर, सी। हाउ सी, क्यों सी सिलेक्ट किया तुमने? कौन सा एलिमिनेट किया? सी मतलब तुम्हारे हिसाब से 3 सही है, ठीक है, तो तुमने एलिमिनेट कौन सा किया चारों में? हटाया किसको तुमने चारों में? हटाया किसको चारों में? फोर्थ स्टेटमेंट को। क्यों हटाया फोर्थ स्टेटमेंट को? पहली बात तो लीची बहुत जल्दी खराब हो जाती है, लीची को अपने टिफिन में ले जाना, सुबह ले जाना, शाम को खाना। लीची आपको हल्की फुल्की खराब मिलेगी, सौगी मिलेगी, और एक दिन बाद खाओगे तो पूरी सड़ जाएगी वो लीची, जब तक उसको फ्रिज में नहीं रखोगे। तो लीची पेरिशेबल गुड्स है, बहुत जल्दी खराब होने वाली है लीची, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, लीची को जब एक्सपोर्ट करेंगे, जब लीची का निर्यात करेंगे, तो उसको, ये जो रीफर पैलेट है, रीफर पैलेट, रीफर का मतलब है रेफ्रिजरेशन, फ्रिज, रीफर का मतलब फ्रिज है, और पैलेट क्या होता है? आप देखें, वो देखते हैं आप लोग, अंडा, अंडा पैलेट में आता है, उसमें हर एक अंडे का खन होता है,
वैसे ही लीची रखने का एक खन होता है पैलेट टाइप का, और वो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है उसमें, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, रीफर पैलेट की बात कर रहा है ये। तो आप बताइए, कोई भी चीज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, अगर बिना रेफ्रिजरेटर करेंगे तो खराब नहीं हो जाएगी लीची, सब लीची ऐसी चीज। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश लीची स्पेशलाइज रीटर पैलेट और टू मेंटेन द फ्रूट फ्रेशनेस, ताकि फ्रूट का फ्रेशनेस बना रहे और लंबे समय तक चले। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, एलिमिनेट नहीं कर सकते इसको। और ये बहुत जनरल था, मैंने बोला दो स्टेटमेंट बहुत जनरल है इसमें। वो कौन कौन सा है, ये और ये बहुत स्पेसिफिक है। वेस्ट बंगाल का बात कर रहा है, पंजाब का बात कर रहा है। ये स्पेसिफिक क्यों है, यहाँ पे ट्रॉपिकल का बात कर रहा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है ना। तो ये स्पेसिफिक हो गया, ये भी आपका स्पेसिफिक हो गया। लेकिन ये बताओ, सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद का आपने लाया है। एक जिला एक उत्पाद, मान लो आपका ये हो गया कांचीवरम साड़ी हो गया, कांचीपुरम की कांचीवरम साड़ी हो गया, ये वो एक जिला में कांचीवरम साड़ी मिलता है। तो साड़ी को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा हम लोग को मार्केट मिलेगा उसको सरकार बढ़ाएगी। एक जिला एक उत्पाद का मतलब ही वही है कि किसानों को ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिले। सिंपल सी बात है। आपको जाना है, ठीक है ठीक है, अब जाइए। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है कि किसानों को ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिले। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो और देखेंगे इसका जो आंसर है एक्चुअल में बी होगा। इसका जो आंसर एक्चुअल में बी होगा, इसमें क्या बोला है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट नंबर थर्ड सही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब यही होता है, जैसे मथुरा का पेड़ा हो गया, मथुरा का पेड़ा हो गया, पेड़ा का बना बना के उन लोग ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगरा का पेठा हो गया आपका, है ना। वैसे ये आपको मैंने बता दिया। अभी पहला पॉइंट आइए और दूसरा पॉइंट आइए। आप लोग सुनेंगे लीची के लिए, जब लोग लीची बेचते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मुजफ्फरपुर की लीची है, मतलब बिहार। सबसे ज्यादा लीची का आउटपुट कहां आता है, बिहार में। सबसे ज्यादा आउटपुट जो है वो लीची का है बिहार में। और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है लीची की वो है वेस्ट बंगाल में। प्रोडक्टिविटी मतलब कम जमीन का उपयोग करके अधिक उत्पादकता, कम हेक्टेयर ऑफ एरिया का यूज करके ज्यादा एफिशिएंसी में प्रोडक्ट, वो आपका क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी। और अगर आउटपुट की बात करें, सबसे ज्यादा आउटपुट किसान है, बिहार में। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो था, क्या लिखा था यहाँ पे, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची, नहीं, यहां पे आ गया बिहार। बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन इंडिया, और यहां पे क्या आएगा, वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपको रॉन्ग है। पहले स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, लीची जो है भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी लीची फल है, नहीं, ये भारत का नहीं है, इट इज अ चाइना। आप देखेंगे इंडिया का जो मैप है आपका, यहां पे आप देखेंगे आपका, यहां पे आपका तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर आपका चाइना है। तो चाइना का ये वाला हिस्सा जो है, चाइना का ये वाला हिस्सा जो है ये काफी कोल्ड होता है। ये जो आपका हो गया, ये तिब्बत हो गया। तिब्बत के ऊपर जो रीजन है काफी एरिड है, डेजर्ट एरिया है चाइना का, सदर्न चाइना बोलते हैं इसको, चाइना का निचला हिस्सा सदर्न चाइना। तो यहाँ पे जो एरिया है वो कूल क्लाइमेट है, कूल एंड ड्राई क्लाइमेट है। और इसमें क्या लिखा है वो क्वेश्चन को, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है विथ हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, लेकिन लीची का जब आपका वो बनता है, लीची का जो फूल बनता है, पहले फूल बनता है फिर वो फल के रूप में कन्वर्ट होता है। जब फूल बनता है तो उसको क्या वो चाहिए, कंडीशन चाहिए, ड्राई एंड कूल क्लाइमेट चाहिए। और फूल बनने के बाद उसको हल्की गर्मी चाहिए फल बनने के लिए, उस समय उसको ह्यूमिडिटी अच्छी चाहिए, उस समय उसको ह्यूमिडिटी क्या चाहिए, अच्छी चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है, लीची अ फ्रूट नेटिव टू नॉट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट इज अ सदर्न चाइना सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, रिक्वायर्स अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, नहीं, रिक्वायर्स अ ड्राई एंड कूल क्लाइमेट। ठीक है, in initial phases and later it requires not high humidity, little humidity या फिर moderate level of humidity। ठीक है, throughout the year for cultivation। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा और फोर्थ सही है आपका। ठीक है, तो आंसर इज बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बताइए। इसको भी आप लोग स्मार्टनेस से आंसर ला सकते हैं।
इसका आंसर बिल्कुल स्मार्टनेस से ला सकते हैं आप लोग। बाइनेलियल मतलब 2 साल में एक बार, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार। नाम को अच्छे से पढ़िए, आप लोगों को हिंट मिल जाएगा। तालिस्मान सब्रे मिलिट्री एक्सरसाइज। हर एक रीजन का एक अलग टर्म होता है, हर एक रीजन का अलग एक टर्म होता है। आप लोगों को तालिस्मान सब्रे सुन के क्या समझ में आ रहा है? तालिस्मान के 2-3 अलग अलग मीनिंग है। सको तालिस्मान ना, कभी कभी कोई एक अच्छी उपदेश देता है आपको, तो पुराने जमाने में उसको भी तालिस्मान बोलते थे, जैसे गांधी जी का तालिस्मान हो गया। हाँ भाई, मोबाइल अलाउ नहीं है। अच्छा, मैसेज है, ठीक है, मेरे को लगा गूगल सर्च वगैरह नहीं, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें 2 स्टेटमेंट एक दूसरे को काउंटर भी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट ऐसे जो एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, मतलब उन दोनों में से एक ही सही होगा, उन दोनों में से एक ही सही होगा। इसका मतलब क्या? एक गलत है। इसका मतलब आंसर डी तो नहीं हो सकता। अगर एक गलत तो डी नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि एक गलत है, चारों सही हो नहीं सकता। तो वहां से आप इसका ये एलिमिनेशन कट गया, आपका ए बी सी बच गया। आप थोड़ा और दिमाग लगाइए। कभी कभी आप लोग क्वेश्चन नहीं जानते हो भी सॉल्व करने का हैबिट आ जाएगा आप लोगों का। हाँ बताओ भाई। हाँ, ओनली 2। हाँ भाई, ओनली 2 कैसे होगा? मैंने पढ़ा बोला है, भी बोला है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के द्वारा। ठीक है, जरूरी नहीं है उसमें आ जाएगी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में कोई एक सही होगा तुम्हारे हिसाब से? ठीक है, और बाकी तीसरा और चौथा? में अगर क्योंकि इसका नाम जो है तालिस्मान सैब्रे मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज में सोच रहा हूँ कि स्पेस और साइबर वॉरफेयर दोनों में आ सकता है। ठीक है, वो बोले कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन, ठीक है। तो मैं थर्ड वाले को सही मानूं और वोट करने को गलत मान रहे हो, ठीक है। देखिए, मैं तुमको लॉजिक लगा रहा था, वो ये लॉजिक था जो तुमने बोला, तुमने इसमें कॉन्ट्राडिक्ट किया है, और जो मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, मैं 1 और 3 में कर रहा था। 1 और 3 में ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, वहां पे क्या लिखा है? मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? समुद्री अभ्यास है। क्या लिखा है ऑप्शन नंबर 3 1 में? एक समुद्री अभ्यास है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा है? ये स्पेस एंड साइबर वॉरफेयर है, अंतरिक्ष और साइबर युद्ध है। तो दोनों सही नहीं हो सकता। उधर मैरीटाइम की बात कर रहा है, इधर स्पेस की बात कर रहा है, दोनों में से एक ही सही है। तो इन दोनों में से एक गलत है, या तो ये सही है तो फिर ये गलत है ना? या फिर दोनों गलत है। दोनों सही तो नहीं हो सकता, दोनों सही तो नहीं हो सकता। या तो दोनों में से एक गलत है या दोनों गलत है, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे, कैच कीजिए, ये आप लोग तालिस्मान, इसका सेबर मिलिट्री एक्सरसाइज है। आप लोगों को सेबर पर ये कहीं पे उसका नहीं आ रहा? मिडिल ईस्ट कंट्री का याद? मिडिल ईस्ट कंट्री, सऊदी अरब, दुबई, सब सेबर, तालिस्मान सेबर। ये जो एक्सरसाइज है, दिस इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो ये जो सैन्य अभ्यास था, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया और आपका
संयुक्त राज्य अमीरात का था, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स का था। ठीक है, तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, ये जो एक्सरसाइज है वो क्वाड के बीच में है। क्वाड मतलब क्वाड के 4 मेंबर हैं, इंडिया, जापान और यूएस। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, अमेरिका। तो यहां पे चलो आप लोगों को ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया और यूएई के बीच में था। अगर आप लोगों को ये पता होता तो ये पता होता कि ये गलत बोल रहे हैं, क्वाड तो यूएई तो क्वाड का मेंबर है नहीं। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं पता था तो आप लोग एक जनरलाइज टर्म में देखेंगे, ये क्या बोल रहा है, इसमें भागीदारी चतुर्भुज सुरक्षा क्वाड के सदस्यों तक ही सीमित है, लिमिटेड नहीं होगा। आजकल जो भी सैन्य एक्सरसाइज हो रही है वो ग्लोबल कॉपरेशन पे चल रही है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो यहां पे अगर ये बोलता ये पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर ऑफ द क्वाड तो सही था, लेकिन इसमें बोल रहा है पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड टू, तो ये कैश था, ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका। इसमें क्वाड के मेंबर तो है ही, क्वाड के 4 मेंबर तो है ही, प्लस साथ साथ में जहां पे ये एक्सरसाइज हो रही है उसके आसपास के 19 देश और हैं, उसके आसपास के 19 देश और हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए लिमिटेड टू। ठीक है, और आप लोग देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द 2025 एडिशन इन्वॉल्व्स मल्टी डोमेन ऑपरेशन इंक्लूडिंग स्पेस एंड साइबर वॉरफेयर। ये बिल्कुल सही है, ये जो आपका एक्सरसाइज हुआ था दिस इज नॉट ए मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये एक समुद्री अभ्यास नहीं था, ये मल्टी डोमेन एक्सरसाइज था जहां पे आपकी स्पेस, साइबर वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, है ना, ये सब ब्रेवरी, ये सब आ रही थी। तो ये मल्टीपर्पज एक्सरसाइज था आपका, दिस इन्वॉल्व एवरीथिंग। और सबसे पहली बार ये पैसिफिक आइलैंड नेशन हो गया, मान लीजिए भारत हो गया, फिर ये आपका अफ्रीका हो गया, तो अफ्रीका और इधर ये क्या हो जाएगा, ये आपका अटलांटिक हो गया, फिर इधर यूएस हो गया, फिर ये आपका पैसिफिक हो गया, पैसिफिक हो गया, ये आपका इंडिया है। ठीक है, फिर आपका इधर इंडियन ओशियन हो गया, फिर आपका इधर अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के इस पर आपका अटलांटिक ओशियन हो गया, फिर इधर अमेरिका हो गया, अमेरिका इधर साउथ अमेरिका हो गया, इसके इस पर आपका पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज था पहली बार पैसिफिक आइलैंड ओशियन नेशन में किया गया, और वो भी जो देश चुना गया वो था पीएनजी। पीएनजी देश का नाम बताइए, पीएनजी एक देश का नाम है, क्रिकेट टीम भी आई थी उसकी वर्ल्ड कप में, अभी क्रिकेट टीम भी आई थी उसकी वर्ल्ड, हाँ, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, वहां पे ये एक्सरसाइज हुआ था, ये जो सैन्य अभ्यास हुआ था ये पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। ठीक है, अब पापुआ न्यू गिनी क्या है, एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश है, बिंदु समान भी नहीं है, रायपुर समान भी नहीं होगा वो। ठीक है, लेकिन उस देश में इतनी भाषाएं बोली जाती है, उस छोटे से देश में इतनी भाषाएं, वो अपने कल्चरल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है वो देश, पापुआ न्यू गिनी। और दूसरी बात है, पापुआ न्यू गिनी के जो आपके वो हैं प्रेसिडेंट है, वो इंडिया में अभी विजिट किए थे कुछ दिन पहले, तो और इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा सा, है ना। तो कोई भी देश के मंत्री आते हैं या मोदी जी कहीं जाते हैं तो उसके बारे में उसका अंतरराष्ट्रीय संबंध भी आप लोग समझ लेंगे कि क्या कौन सी एक्सरसाइज जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर इज बी, ओनली 2। ये भी सही है ना, ये भी सही, ये भी सही है, ये दोनों गलत है। हाँ, वैसे ना इसमें कभी कभी होता है ऐसा है कि आंसर आ जाता है, बट ये बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें आप लोगों को स्पेसिफिक पता होना चाहिए, इसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते इसमें। अगर यहाँ पे ओनली वन एंड टू, ओनली 1 एंड 3 तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो ये क्वेश्चन को और टफ बना देता है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। इसमें खाली आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, आप लोगों को पता है चारों में से एक, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब एक गलत है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, आंसर ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी आप फिर आप लोग 1, 2, 3 ऑप्शन में बचे, क्या बोले, फर्स्ट और सेकंड भी हाँ, फर्स्ट और सेकंड भी कॉन्ट्राडिक्ट होगा, फर्स्ट और सेकंड भी कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो अब आप लोग कंफ्यूज हो गए इन तीनों में, अब आप लोग इन तीनों में कंफ्यूज हो गए, और एक ऑप्शन एलिमिनेट कर भी दिए, तो फिर आप लोग किसमें बच गए, ए और बी में। अब ए और बी में आपको रैंडम गेस करना पड़ेगा,
या तो ए चुने या फिर बी चुने। आप लोग जब 20-30 टेस्ट दे देंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को एक वो आ जाएगा, तरीका आ जाएगा। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो ना, आप लोग अपने स्मार्ट वर्क से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कई लोग होते हैं प्रीलिम्स मास्टर होते हैं, कई लोग प्रीलिम्स मास्टर होते हैं। एक लड़के को मैं जानता था, लाइब्रेरी में आया था, फर्स्ट ईयर था और मैं अपना चौथा अटेम्प्ट दे रहा था। मैं लाइब्रेरी को रात को 1-1 बजे तक पढ़ाई करता था, वही पढ़ाई करता था। मेरा इंतफाक से प्रीलिम्स 30 सेट की वजह से रुका था उस समय, और वो लड़का 2 महीने ही पहले आया था, वो प्रीलिम्स निकाल लिया। प्रीलिम्स निकल के अब समझ में नहीं आ रहा मेंस की तैयारी कैसे करूं। वो प्रीलिम्स निकल गया, मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे को देख रहा है। हम लोग करे क्या, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, मैं वैसे रो रहा हूँ। उसका मेंस की तैयारी नहीं है, खाली प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था पिछले 4 महीने से, प्रीलिम्स निकल गया उसका, और वो मेंस के लिए रो रहा है। जब मैं 2.5 महीने मेंस की तैयारी करूँ कैसे, मेंस का मैं लिखूँ कैसे? ना मेरा ऑप्शनल रेडी है, ना मेरा GS4 रेडी है, ना मेरा कुछ रेडी, मैंने कभी आंसर नहीं लिखा। बताइए। तो कई लोग प्रीलिम्स चैंपियन बन जाते, बार बार क्वेश्चन देते देते चैंपियन बन जाते। हाँ भाई बताइए। 6-4E अपाचे हेलीकॉप्टर, क्वेश्चन इजी है, ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के नॉलेज चेक करने के लिए, आप लोगों को स्मार्ट वर्क चेक करने के लिए दिया है। एक्चुअल बताऊं तो आप लोगों को हिंट देता हूं, ये दोनों स्टेटमेंट दूसरे को इंटरडिक्ट कर रहा है, काउंटर कर रहा है, तो आ गया आंसर तुम्हारा। अगर तुमको वो समझ में आ रहा है तो तुमको ये समझ में आ गया कि ए और बी ऑप्शन नहीं है, हाँ सी और डी में से बनता है। अब थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आंसर ले आओगे, सी है कि डी है। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और इसमें लिखा है 1 भी सही है 2 भी सही है, इसमें भी लिखा है 1 भी सही है 2 भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया। अब कोई सी बोलेगा, कोई डी बोलेगा, आंसर तो सी और डी में सही है, ऑप्शन तो बचा ही नहीं, या तो कोई सी बोलेगा कोई डी बोलेगा। आज उर्वशी नहीं आई क्या, दिशा? और एक और आई थी, भूमि। ओके ओके ओके। अब क्लासेस ही नहीं आई कि मतलब? अच्छा अच्छा, कुछ और अदर इशू। हाँ भाई देखो, सिंपल सा आंसर है इसका। ये तो अपने को पता चल गया, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसमें क्या बता रहा है कि वो ऐसा हेलीकॉप्टर है जो किसी लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। मतलब मान लो आर्मी को जम्मू कश्मीर से सियाचिन ग्लेशियर भेजना है, तो उसके लिए यूज हो रहा है, वो लॉजिस्टिक ट्रांसफर करने के लिए, या आर्म्स एंड एम्यूनिशन भेजना है, गन करने ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, वो आप लोगों का एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हेलीकॉप्टर है जो प्रिसीजन के साथ टारगेट करने के लिए काम करता है। जो भी आपका टारगेट है उस पर मिसाइल मारने का, आपका मल्टीपल टारगेट करने का काम करता है। तो दोनों अलग अलग पर्पस है, इधर लॉजिस्टिकल सपोर्ट बोल रहा है, इधर क्या बोलते हैं आपके टारगेट के लिए बोल रहा है, मिसाइल पर्पस के लिए बोल रहा है। तो दोनों में से एक ही सही होगा। ए और बी कट गया आपका, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, और पहला स्टेटमेंट है इज अ प्राइमरी और यूटिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, जो कि जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर का रीजन हो गया, वहां पे लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए यूज होता है। दूसरा बोल रहा है ये एक एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, लॉन्ग बो रडार। लॉन्ग बो रडार मतलब एक जगह से काफी दूर तक देख पाना, समझ रहे हो? काफी दूर तक मतलब आई एकदम चील के जैसी, चील भी नहीं बोलूंगा, टेलीस्कोप बोल दो, ठीक है, ऐसी। और वो जिससे क्या होता था, वो दूर से ही डिटेक्ट कर लेता था, और जो प्रायोरिटाइज की टारगेट कौन कौन से हैं, और उसी टारगेट में प्रिसीजन के साथ वो हिट कर देता था, ठीक है। और वो भी वेदर, इसमें वेदर कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। वेदर कंडीशन, हाई ऑल्टीट्यूड में वेदर कंडीशन हमेशा गड़बड़ाया हुआ रहता है, ठीक है। तभी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर हो गया, इधर हाई ऑल्टीट्यूड की कभी भी एयरपोर्ट जाएगी ना फ्लाइट, तो आपको अर्ली मॉर्निंग मिलेगी, 4-5 बजे, 4-5 बजे, जहां पे वेदर एकदम शांत हो, उस टाइम पे मिलेगी आपको। जम्मू कश्मीर वगैरह जाओगे फ्लाइट से, तो आपको देखना 5 बजे की फ्लाइट है, 5:30 की फ्लाइट है, या फिर कभी आप इंटरनेशनल ट्रेवल करोगे तो भी आपकी फ्लाइट देखना अर्ली मॉर्निंग होगी, 4:30 बजे, 5 बजे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होगी आप लोग की, क्योंकि उस समय वेदर बहुत शांत रहता है, ठीक है। तो हाई ऑल्टीट्यूड ने निकालने के लिए देखिए, इसका जो आंसर है डेट इज आपका
सी है, हाँ नहीं सॉरी डी है। स्टेटमेंट 1 जो आपका है इनकरेक्ट है। ये जो हेलीकॉप्टर है दिस इज नॉट फॉर लॉजिस्टिकल सपोर्ट, दिस इज फॉर टारगेटिंग पर्पस, दिस इज फॉर टारगेटिंग पर्पस। अब ये कैश था, आप लोगों को पता है या फिर नहीं पता है? एक तरीके से ना मतलब कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो हाँ बोलो बोलो। एरियाज और इसमें एडवांस वेदर कंडीशन तो उसमें तो वो पर्पस अलग अलग है ना, पर्पस तो अलग अलग है। वो लॉजिस्टिक कर रहा है, लेकिन वो हाई एल्टीट्यूड मतलब वहाँ पे मेंशन कर रहा है ना, तो हाई एल्टीट्यूड इसमें भी तो आ सकता है क्या मतलब? नहीं लॉजिस्टिकल जैसे कर रहा है उसका पर्पस अलग, जैसे एक चिनूक है, चिनूक एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास, वो हेलीकॉप्टर इतनी बड़ी है, उसका तुम सरफेस देखोगे तो इतना बड़ा है कि उसमें पूरी आर्मी की एक गुट आ जाएगी, 100 के 100 आर्मी आ जाएंगे। और नॉर्मल तुम हेलीकॉप्टर देखोगे तो उसमें मंत्री आएगा, बगल में उसका पीए आएगा, बगल में एक और मंत्री आएगा, फिर उसका जो पायलट रहेगा वो आएगा। कहाँ 4 व्यक्ति और कहाँ 100 व्यक्ति। तो चिनूक का पर्पज ही वही है कि आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसीलिए उसका देखेंगे आप लोग हेलीकॉप्टर की खोपड़ी भी 2 होती है उसका, हाँ ऐसा 2 बना रहता है वो, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो अपाचे सीरीज आई है ना, ये जो अपाचे सीरीज आई है हेलीकॉप्टर में, ये पूरी सीरीज लीथल टारगेट के लिए है। लीथल टारगेट मतलब सामने वाले को ध्वस्त कर देना, लीथल मतलब जिसको पड़ा वो गया। तो अपाचे सीरीज जो आई है वो लीथल टारगेटिंग के लिए ही आई है। अपाचे सीरीज में जितनी भी हेलीकॉप्टर आई है, चाहे वो 64E हो या उससे पहले का वर्जन हो और जो अपकमिंग वर्जन हो, वो सारी आपको मल्टीपल टारगेट पर्पस के लिए ही मिलेगी, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस है आपका मल्टीपल टारगेट, और कोई भी कंडीशन तो आजकल जितनी एडवांस आ रही उसमें कंडीशन मैटर नहीं करती, विथ लॉन्गबो रडार विथ प्रिसिशन के साथ में, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, लेट हो गया, ठीक है भाई। लोकसभा में अटेंडेंस सिस्टम पे है, क्या है हमारे एमपी बूढ़े होते जा रहे हैं आजकल, तो जितने ज्यादा बूढ़े होंगे उतने ज्यादा टेक्नोलॉजी अडाप्ट करने में मुश्किल होगी उनको, है ना। तो नया नया सिस्टम चालू कर रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो लोकसभा में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं। लोकसभा में नई डिजिटल उपस्थिति प्रणाली के संदर्भ में हाँ भाई ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है ना, स्मार्टनेस से निकल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन ये वाला भी। हाँ बताओ भाई, फैजान बताओ आंसर इसका। ओनली ट्रू, कौन सा एलिमिनेट कर रहे हो तुम? तीसरा एलिमिनेट कर रहे हो, क्यों? दूसरा एलिमिनेट क्यों नहीं कर रहे? क्या लिखा है यहाँ पे? तो वहां पे क्या लिखा है? यूजिंग ओनली अ बायोमेट्रिक थंब। हाँ तो ओनली लिखा है ना। आजकल तो स्मार्टफोन भी चालू करोगे तो मेरे फेस से ऑन हो जा रहा है। हाँ हो गया, नहीं नॉर्मल बता रहा हूँ, आजकल स्मार्टफोन भी फेस से लॉक हो जा रहा है, अनलॉक हो जा रहा है। तो ये पार्लियामेंट जो कि लोकसभा नया बना है अभी, संसद की जो बिल्डिंग बनी है नई बनी है, उसमें क्या ये सिस्टम नहीं होगा कि खाली वो फिंगरप्रिंट? तो फिंगरप्रिंट तो हम लोग 10 साल से चल रहे हैं। कोई भी कॉर्पोरेट में जाओ आप लोग एंट्री करने के लिए तो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, तभी आपका अटेंडेंस होगा। और ये तो लोकसभा का अभी नया का सिस्टम है। तो आप लोगों को लगता है ये खाली थंब प्रिंट से लिमिटेड होगा? इसमें और भी नई सुविधाएं होंगी, आपकी आइरिस का होगा, बायोमेट्रिक होगा, आपका आंखों का होगा, फेस रिकॉग्निशन होगा आप लोगों का, तो और भी डिफरेंट। तो ये आप लोग ये तो गैस करने की बात है, सीधी सी बात है। यहाँ पे ओनली भी मार्क बाय बायोमेट्रिक थंब है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स लगे हुए हैं उसमें। पाम के भी लगे होंगे, आपके थंब के भी लगे होंगे, आइरिस के भी लगे होंगे, बायोमेट्रिक जितने भी आपकी बायोमेट्रिक्स है वो सारे होंगे इसमें। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोगों को पता है वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जितने भी आपके एमपी हो गए, उनको चलने के लिए भी एक इंसान लगता है, ठीक है। बूढ़े बूढ़े लोग हैं सारे एमपी, यहाँ के एमपी देख लीजिए बृजमोहन अग्रवाल जी, सीनियर एजेड पर्सन है। तो क्या बोल रहा है, ये कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। तो भाई यूपीआई आने के बाद ये कंप्लीट कैश बंद हो गया क्या? कैश तो चलेगा ना, सिस्टम तो धीरे धीरे अडाप्ट होगा ना, एक साथ तो चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे अडाप्ट करेंगे उन लोग।
क्या पता आने वाले 2 सालों में कंप्लीट कैश बंद हो जाए, सिर्फ यूपीआई चले। लेकिन भाई जैसे मेरे पापा यूपीआई अभी तक यूज नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो वैसे ही एमपी लोगों को तुरंत थोड़ी ना हम सिस्टम दे देंगे एडवांस सिस्टम। क्या वो राइट इज कंप्लीटली रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल? दिस इज फॉल्स। ये कंप्लीट रिप्लेस नहीं करेगा। जो एमपी अडॉप्ट कर पा रहा है उनको वो सिस्टम भी मिल रहा है, और जो पहले ऐसे मैनुअल जा रहा है उनको वो सिस्टम भी प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, पूरी तरह से प्रतिस्थापित करती नहीं है, पूरी तरह से नहीं करेगा प्रतिस्थापित। ठीक है, तीसरा देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, जब आपका कोई भी एमपी है वो अपना अटेंडेंस करेगा, तो दिन भर का पूरा एजेंडा क्या है मीटिंग का, पार्लियामेंट का, वो पूरा उसकी बेंच में एक्सेसिबल हो जाएगा। स्क्रीन में हाँ, सारा आ जाएगा कि भाई इनकी प्रेजेंट लग चुकी है, इनकी उपस्थिति लग चुकी है। अब दिन भर का क्या क्या एजेंडा है उनके टेबल में, उनके सिस्टम में, टैब में आ जाएगा। मतलब उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, उन्होंने अटेंडेंस दिया, पूरा दिन का सिस्टम आ गया कि भाई अभी इनकी मीटिंग है, अभी इनका स्टेटमेंट आएगा, अभी इनका क्वेश्चन आवर आएगा, अभी इनका आंसर सेशन आएगा, अभी ये है, ये पूरा आ जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा एडवांस्ड है, नया है और सरकार के फेवर में है, तो ये सही होगा, ये सही होगा। तो योर आंसर इज ओनली 1। इसमें तो आप लोग इजी था ना ये, आप लोग अपने नॉर्मल घरेलू लाइफ से भी एग्जांपल लीजिए, इसको एलिमिनेट कर देते। ठीक है, ठीक है। और ये भी क्या बोल रहा है, मल्टीमीडिया डिवाइस यूज्ड फॉर अटेंडेंस सर्व लेजिस्लेटिव फंक्शन सच एज एक्सेसिंग एजेंडा पेपर्स, ये सही था। आजकल जितने भी सर्विसेज आ रहे हैं ना, गवर्नमेंट ला रही है ना, उसमें 360 अप्रोच है, ट्रैकिंग भी होगी आपकी, सर्वेलेंस भी होगा, एक्सेसिबल भी होगा, अफोर्डेबल भी होगा, है ना, अवेलेबल भी रहेगा सबको। चलिए लास्ट क्वेश्चन, धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान, धरती अब्बा, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट, इसमें भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये थोड़ा टफ होगा, लेकिन एक स्टेटमेंट को आप लोग काट सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो बता दीजिए आप लोग। किससे? किससे? अच्छा, क्वेश्चन से, धरती आबा जन भागीदारी अभियान कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? हाँ, तो उसमें क्या लिखा, जन भागीदारी मतलब सब व्यक्ति, तो कॉन्ट्राडिक्ट कहां से किया? इसमें भी सबको ले रहा है, उसमें भी सबको ले रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कहां से किया? ठीक है, हाँ भाई, कौन कौन विपरीत है, कौन कौन अलग है, बताइए। हाँ फरिंद बताओ, कौन कौन अलग लग रहा है? फर्स्ट और थर्ड अलग क्यों लग रहे हैं? जानकारी जो चुनाव होता है ठीक है, ये मतलब जब मतलब स्पेसिफिक तो आधार कल्याणकारी नहीं है, आयुष्मान भारत कल्याणकारी नहीं है, पीएम, हाँ, तो आयुष्मान क्या आसमानी स्तर पे है? आयुष्मान भारत तो जमीनी स्तर पे है। हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ खराब होगी तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सेवा ले लेंगे। हाँ भाई, और कोई बताएगा? नहीं, तुम्हारा हो गया अब। नहीं नहीं, बाकी लोग बताओ। हाँ भाई, हिमांशी बताओ, कौन सा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? आप लोग टर्म को पकड़ना सीखिए, कैच है। चलो बताओ भाई, निधि, निधि बताओ, नहीं समझ में आ रही निहारिका? नो आइडिया। आदित्य, हाँ तुम ही हो आदित्य, सॉरी तनिष्क, हाँ हाँ,
हाँ दिशा, मैं पूछ रहा हूँ कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा कर रहा है, खाली वो आइडेंटिफाई करो पहले। ठीक है, देखिए अभी आप लोग, मैं बता रहा हूँ क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ढंग से देखिए। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, हो गया ना भाई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना। ये ग्रामीण इलाके की बात कर रहा है, ये जनजातीय इलाके की बात कर रहा है, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ट्राइबल का अलग है, ट्राइबल का मंत्रालय भी अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। जनजातीय विकास का मंत्रालय अलग है, और ग्रामीण विकास का मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री उसका अलग है। तो दोनों की अलग अलग स्कीम होगी। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ये दोनों एक दूसरे को, इवन ये दोनों भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और ये दोनों भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा है और यहां पे ट्राइबल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ये जो है धरती आबा जन भागीदारी अभियान, तो धरती आबा बिरसा मुंडा को लोग भगवान कह के बुलाते थे। भगवान बिरसा मुंडा थे, जो ट्राइबल लीडर थे, ट्राइबल रिवॉल्ट जिन्होंने किया था, उनको लोग धरती आबा करके बुलाते थे। क्यों? क्योंकि वो जब झारखंड में मूवमेंट चल रहा था उनका, तो वो अपने नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, धरती के लिए वो रिवॉल्ट कर रहे थे, अपनी जमीनी हक के लिए, अपने धरती के लिए रिवॉल्ट किए थे। इसीलिए उनको धरती आबा का, उनको लोग बुलाते थे उस नाम से। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला ये जो स्टेटमेंट है, दिस अभियान इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ ट्राइबल लीडर भगवान बिरसा मुंडा, बिल्कुल सही है। और जहां पे भगवान बिरसा मुंडा आ गया, वहां पे आप लोग बस ये लेके चल लीजिए कि वो जो भी होगा वो ट्राइबल से रिलेटेड होगा। भगवान बिरसा मुंडा आ गया मतलब वो ट्राइबल से रिलेटेड ही होगा, जो भी होगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, इट इज अ कैंपेन फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग द सैचुरेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम इन रूरल विलेजेस। नहीं, यहां पे आएगा टू ऑल ट्राइबल पीपल, टू ऑल ट्राइबल पीपल एंड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मतलब कुछ विशेष जनजातीय समूह जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं, विशेष जनजातीय समूह जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनके लिए है ये, और जनजातीय समूह के लिए, ट्राइबल ग्रुप के लिए, और पीवीटीजी के लिए है। ठीक है, तो अभी आप देखिए पहले स्टेटमेंट आपको रॉन्ग हो गया। यहां जो कैंपेन है ये रूरल डेवलपमेंट का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड डेवलपमेंट है वो करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, अच्छी बात कर रहा है कि ये जो भी सुविधाएं हैं ये सबको किससे लिंक करेगा, आधार से, आयुष्मान भारत से, पीएम किसान से, तो अच्छी बात है भाई, ये जितनी भी सेवाएं लिंक होगी अच्छी बात है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर इज ओनली 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ भाई जल्दी करेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, ये तो इजी है, 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, बताइए। हाँ भाई जल्दी आंसर बताइए। डी, बी, बी फॉर बॉम्बे। क्यों? ठीक है, पहला सही है और दूसरा भी सही है। मिला के तो सीडीएस के पास की पावर है, सर्विस चीफ की उसमें उसको आप लोग ना पहले तो अपनी इंग्लिश को सुधारिए, थोड़ा सा इंग्लिश को सुधारिए अपना। अगर इंग्लिश को सुधारेंगे तो आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ भाई
और कोई आंसर बता रहा अपना विद तथ्य? आंसर बताइए विद तथ्य। ए बी सी डी बोलने से नहीं होगा, रीजन के साथ बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, जोर लगा दो। वैसे भी तो तुम लोग का आज कोई भी अच्छा इंप्रेसिव आंसर था नहीं किसी का। करंट अफेयर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो पढ़े हुए नहीं रहते। आज इसको आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं रैंडम मेंस में, तो कहीं ना कहीं से पॉइंट बन के आते हैं। सीडीएस के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले सीडीएस कौन थे भारत के? बिपिन रावत, जो दुर्घटना में खत्म हो गए। कब बने थे सबसे पहले सीडीएस? सही है, 2019 में। हाँ भाई, हाँ इसका आंसर है, बताता हूं मैं आप लोगों को। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जो आपका कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल आपका जो वॉर हुआ था, कारगिल वॉर के बाद में 2001 में पहली बार सीडीएस की बात की गई थी। क्या हो रहा था? मिलिट्री भारत की अपना मिलिट्री कमांड अलग था, ठीक है, नेवी का कमांड अलग था, और एयर का जो आपका वायुसेना है इसका कमांड अलग था। तो हम लोग को एक यूनिफाइड सिस्टम चाहिए था। यूनिफाइड सिस्टम मतलब जहां पे तीनों सेवाएं, तीनों जो हमारी सेना है वो इंटीग्रेट हो सके। तो पहली बार बात वहां पे चली 2001 में सीडीएस की, फिर वो बातें दब गई, ठीक है। उसके बाद बात चली जब इन्होंने एक कमेटी का गठन किया 2011 में, सेकतकर कमेटी, सेकतकर कमेटी का गठन किया। तो सेकतकर कमेटी के द्वारा में बात किया गया सीडीएस के बारे में, सीडीएस के बारे में, सेकतकर कमेटी के बारे में बात किया गया। फिर जब जनरल बिपिन रावत पावर में आए तो वो बहुत ज्यादा मुद्दा छेड़ दिए सीडीएस का, और जरूरी मांग भी था सीडीएस का। क्यों? क्योंकि बाहर एक दो देश और है, जैसे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन लोग भी अपना, इन लोग का भी एक तीनों सर्विस है और तीनों का इंटीग्रेट करने वाला सुप्रीम पावर है। तो इन्होंने चालू किया। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था सीडीएस का, मुख्य उद्देश्य था मिलिट्री, एयर, नेवी, तीनों को यूनिफाइड करना, तीनों को यूनिफाइड करना, और तीनों का सुपरविजन, तीनों का सुपरविजन कि भाई तीनों ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तीनों में जितना भी खर्चा हो रहा है ढंग से खर्चा हो रहा है कि नहीं। मतलब मिलिट्री एक्सपेंडिचर के हेड कौन है? सीडीएस। जितने भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो गए उसके हेड कौन है? सीडीएस, ठीक है। और सीडीएस जो है आपके डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि आपका डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है आपका डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसके हेड है ये। डीएमए के हेड कौन होता है? सीडीएस होता है, ठीक है। जो सीडीएस होता है ये 4 स्टार होते हैं, 4 स्टार होते हैं, इक्विवेलेंट टू अदर 3 ऑफिसर। जो आर्मी चीफ होगा वो भी 4 स्टार होता है, नेवी चीफ होगा वो भी 4 स्टार होता है, और जो एयरफोर्स चीफ होगा वो भी 4 स्टार होता है। लेकिन अगर अपन सुपरविजन और रोल में देखें तो तीनों से सुप्रीम अथॉरिटी किसकी है? सीडीएस की। लेकिन सीडीएस के पास पावर सिर्फ उसको इंटीग्रेट करने का है, यूनिफाइड करने का है, इंस्ट्रक्शन देने का है। मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, मैं कमांड नहीं कर सकता। अगर मेरे को मिलिट्री लेवल पे एक्सरसाइज करनी होगी, आर्मी लेवल पे, कॉम्बैट लेवल पे, तो मुझे मिलिट्री से, मिलिट्री का जो चीफ होगा, मिलिट्री चीफ होगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर मुझे नेवल एक्सरसाइज चाहिए नेवी के थ्रू, तो नेवी के चीफ का मुझे कमांडिंग ऑफिसर वो रहेंगे। एग्जीक्यूट करने के टाइम पे एग्जीक्यूट करने का काम किन का रहेगा? नेवी का रहेगा। नेवी का नेवी करेंगे, आर्मी का आर्मी करेंगे, वायु का वायु करेंगे। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, यहां पे खाली ये देखिए क्या लिखा है, सीडीएस कैन एक्सरसाइज डायरेक्ट मिलिट्री कमांड, डायरेक्ट मिलिट्री कमांड नहीं।
करेगा, सबको कमांड करेगा, तो बहुत एक्सट्रीम हाँ, तो ये तो गलत स्टेटमेंट ना। अब हाँ, यही तो गलत है। जैसे आप बता रहे थे, तुमने क्या बोला था कि ये सही है, बी, तुम स्टार्टिंग में बी बोले थे ना, बी के हिसाब से दोनों सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहां पे क्या लिखा है, सीडीएस हैज एम्पावर्ड टू इशू यूनिफाइड इंस्ट्रक्शन। मैंने क्या बोला है, सीडीएस क्या कर सकता है, व्यक्तिगत अधिकार को, नहीं ये क्या लिखा है, एकीकृत निर्देश दे सकता है, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रक्शन दे सकता है, एकीकृत निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहां क्या लिखा है, कमान का प्रयोग कर सकता है, नहीं कर सकता, कमान का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट इज, तो आंसर इज सी इज योर आंसर, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर चारों ऑफिसर को खड़ा कर दिया जाए तो चारों में सुप्रीम कौन होगा, सीडीएस, लेकिन पावर उनके पास सिर्फ इंस्ट्रक्शन की है, नॉट टू एग्जीक्यूट। अगर मान लीजिए पाकिस्तान को हमला करना है और इंडिया को हमला करना है पाकिस्तान में ऑन अ कॉम्बैट लेवल, मिलिट्री लेवल, आर्मी लेवल पे, तो वो उसकी बात नहीं सुनेंगे सीडीएस की। जब आर्मी चीफ बोलेगा एग्जीक्यूट, देन दे स्टार्टेड फायरिंग, नॉट सीडीएस, समझ रहे। सीडीएस अपॉइंट कौन करता है, सीडीएस अपॉइंट होता है, आपका पैनल बनता है, अपॉइंटमेंट कमेटी द्वारा पैनल होता है, प्रधानमंत्री ऑफिस में पीएमओ ऑफिस द्वारा पैनल होती, कमेटी गठन होती है, वहां पे उसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। 4 स्टार ऑफिसर है, या तो और उनका एलिजिबिलिटी क्या है, या तो वो प्रेजेंट में 3 स्टार ऑफिसर होंगे, 3 स्टार ऑफिसर होंगे, या फिर वाइल वर्किंग 3 स्टार ऑफिसर होंगे, या फिर रिटायर्ड 4 स्टार ऑफिसर होंगे। अगर 4 स्टार ऑफिसर होकर रिटायर्ड हो गए तो वो बन सकते हैं, और 3 स्टार ऑफिसर जो कि वर्किंग है प्रेजेंट में, वो भी बन सकते हैं सीडीएस, ठीक है।